नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। वक्त हो चला है प्राइम डिबेट का। बिहार चुनाव की करारी हार ने महागठबंधन की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। इसी झटके के बीच महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी की क्षमता पर लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं। सपा, टीएमसी समेत तमाम पार्टी जो गठबंधन का हिस्सा है वो राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा रही हैं। चुनाव में मिल रही हार का जिम्मेदार भी ठहरा रही। उसके अलावा इंडी अलायंस में शामिल पार्टियों ने नेतृत्वकर्ता को बदलने की भी मांग कर दी है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने मुंबई में एक बड़े चुनावी ऐलान के साथ राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आगामी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी, कांग्रेस समेत किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन इन सबके बीच सवाल कई सारे कि महागठबंधन अब टूट जाएगा या फिर राहुल की जगह कोई और कमान महागठबंधन की संभालेगा। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की घमासान के बीच मुंबई बीएमसी में कौन किसके साथ रहेगा, इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। महायुति ने मुंबई चुनाव साथ लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में मनसे को लेकर दरार पड़ती दिख रही है। कांग्रेस राज ठाकरे की वजह से उद्धव ठाकरे को छोड़ने की धमकी दे रही है। इस सबके बीच समाजवादी पार्टी के नेता और मुंबई की मानकुद शिवाजी नगर सीट से विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा है कि जो भी पार्टी मनसे से हाथ मिलाएगी उसे चुनावी हार का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर उत्तर भारतीयों का अपमान करने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी का मकसद यह है कि जो दबे कुचले पीडीए, पीड़ित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जिनकी तादाद सबसे ज़्यादा है, वोट हमारा राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी इसी उस पर काम करती है। हमारे पास धर्म के नाम पर कोई चीज़ नहीं है। हर धर्म के लोग समाजवादी पार्टी उनका जो है स्वागत करती है, और समाजवादी पार्टी राजनीति में कभी धर्म की बात नहीं करती। आज हम आपको बता दें, जो रिजर्वेशन आया है ना, उस रिजर्वेशन से बहुत सारे लोग जो राजनीति करते हैं, नगर सेवक हैं, बहुत दिनों से उनका काम है और डेवलपमेंट का अच्छा काम करते हैं, उनकी सीटें रिजर्व हो गई, वो लड़ ही नहीं सकते। तो कैसे काम चलेगा ये? मेरा कहना है कि ये रिजर्वेशन जो है, ये रिजर्वेशन सिर्फ कारपोरेशन में आ रहा है, एमएलए में तो नहीं आ रहा है। उसमें तो कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है कि भाई ये सीट रिजर्व हो गई, इस पर नहीं लड़ सकते, जो फिक्स है पहले से फिक्स है। लेकिन ये रिजर्वेशन, मेरा कहना है कि कम से कम 6 महीना रूल है, लेकिन अगर 1 साल पहले अनाउंस कर दो क्या बुरी बात है। आजमी का ये बयान कांग्रेस पर तीखा हमला है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी आखिरी समय में फैसले बदल देती है, जिसके कारण उनका विश्वास पूरी तरह टूट चुका है। समाजवादी पार्टी अब अपनी राह खुद तय करेगी। अबू आसिम आजमी ने यह भी कहा है कि समाजवादी पार्टी बीएमसी की कुल 227 सीटों में से लगभग 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने ये भी बताया है कि इस फैसले के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से विचार विमर्श किया गया है। अभी देखिए, आज हम आने वाले 20 तारीख से 20 नवंबर से हम लोग फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और 5 दिसंबर लास्ट डेट दिया हमने कि 5 दिसंबर तक लोग फॉर्म जमा कर दें। मैं जहां हमारी सीटें अच्छी हैं, जहां हमारे अच्छे उम्मीदवार हैं, जहां हमको चुन के आने की उम्मीद है, वहां हम इलेक्शन लड़ाएंगे, और हम किसी से अलायंस नहीं करने वाले। वहीं इसके विपरीत कर्नाटक पहुंचे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन का सूपड़ा साफ होने यानी करारी हार के बावजूद कांग्रेस पार्टी से सहानुभूति जताते हुए बड़ा बयान दिया है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इस दौरान ये भी कहा है कि कांग्रेस एक मित्रवत पार्टी और सहयोगी है जो आगे भी रहेगी। मैं नाता जुड़ने के बाद उसे निभाना चाहता हूँ। मुझे केंद्र सरकार या बीजेपी किसी की भी परवाह नहीं है। अखिलेश ने कैमरे के सामने बीजेपी को कर्नाटक से ललकारते हुए ये कहा है कि मैं एक कांग्रेस नेता के घर के ठीक सामने खड़ा हूँ। बीजेपी जो चाहे कह सकती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुश्किल समय में अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा सिद्धांत है कि दोस्त जब कमजोर हो उसका साथ नहीं छोड़ते। लेकिन बीजेपी कुछ भी कहे, हमारा जो सिद्धांत कहता है कि दोस्त जब कमजोर हो, परेशान हो, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इस बार मुंबई के बीएमसी चुनाव में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक ओर शिवसेना कांग्रेस से संयम बरतने की अपील कर रही है, तो वहीं अबू आसिम आजमी ने अपने पार्टी के अकेले लड़ने के फैसले से सभी को चौंका दिया। आखिरकार समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के बीच गठबंधन और प्रतिस्पर्धा के इन समीकरणों में से बीएमसी चुनाव का माहौल गर्म हो गया है।
अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मुंबई की राजनीति को किस दिशा में ले जाते हैं। आपको बताते चले कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर हुए चुनावों में बीजेपी 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। जेडीयू ने भी 85 सीट जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है और दूसरे स्थान पर रही। इस तरह एनडीए ने चिराग पासवान की लोजपा 19, हमने 5 और आरएलएम ने की 4 सीटों को मिलाकर सीटों की डबल सेंचुरी लगाते हुए 202 का अजय स्कोर बनाया है। महागठबंधन इस बार फिसड्डी रहा क्योंकि आरजेडी 25, कांग्रेस 6, वीआईपी 0 के साथ वो मात्र 31 पर सिमट गया। समाजवादी पार्टी का ये फैसला क्या मुंबई के बीएमसी चुनाव में बदलाव लाएगा? चुनावी समय में एक साथ उठाए गए ये कदम आगे किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंचाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो देखिए, बिहार चुनाव की करारी हार ने महागठबंधन की राजनीति को पूरी तरह से जो है झकझोर कर रख दिया है। इसी झटके के बीच जो है महागठबंधन के नेतृत्व पर उनकी ही पार्टी में शामिल जो पार्टियां हैं लगातार जो है नेतृत्व पर सवाल उठा रही और प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल गांधी को बदलने की मांग कर रही। फिर चाहे बात सपा की हो चाहे टीएमसी की हो, लगातार जो है बदलने की मांग की जा रही कि राहुल गांधी जो है वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस की हार होती है और इसी के चलते महागठबंधन को भी है करारी हार का सामना करना पड़ता है। सपा टीएमसी समेत तमाम वो पार्टियां जो महागठबंधन का हिस्सा है वो राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव में मिल रही हार का जिम्मेदार भी उन्हें ठहराया जा रहा है। इसके अलावा इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों ने नेतृत्वकर्ता को बदलने की भी मांग कर डाली है। समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने मुंबई में एक बड़े चुनावी ऐलान के साथ एक बयान दिया जिसके चलते राजनीतिक महकमे में जो हलचल देखने को मिले। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आगामी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी, कांग्रेस समेत किसी भी दल से गठबंधन नहीं किया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच सवाल कई है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि हम ऐसी दोस्ती निभाते हैं जिसका साथ कभी नहीं छोड़ते। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें केंद्र सरकार और बीजेपी किसी की परवाह नहीं है, मैं नाता जोड़ने के बाद उसे निभाता हूं। अखिलेश ने बीजेपी को कर्नाटक से ललकारते हुए ये भी कहा, मैं एक कांग्रेस के नेता के घर के ठीक सामने खड़ा हूं, बीजेपी जो चाहे कह सकती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुश्किल समय में अपने दोस्त का साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूं। हमारा यही सिद्धांत है कि जब दोस्त कमजोर हो उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन इन सबके बीच जो है सवाल कई सारे हैं। महागठबंधन के वजूद पर जो है सवाल उठ रहे। 2023 में बना एक महागठबंधन एक बार जो है फिर टूटने की कगार पर नजर आ रहा है। टीएमसी समेत तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो महागठबंधन को हार का जिम्मेदार बता रही हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व को हार का जिम्मेदार ठहराती हुई नजर आ रही है। जहां अखिलेश यादव जो है अलग ही आलाप बोलते हुए नजर आ रहे हैं जबकि उनके साथी जो है अलग ही नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में कुछ मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस से उज्जवल पाठक जी और भाजपा से जो है विवेक श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार सुनील जी, आप तीनों का प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कांग्रेस से सवाल लेना चाहूंगी। कांग्रेस पर लगातार जो है महागठबंधन को तोड़ने का आरोप लग रहा है। राहुल गांधी का नेतृत्व जो है बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, जिस भी चुनाव में खड़े होते हैं, वहां उनको हार का सामना करना पड़ता है और इसी के चलते जो है पूरा महागठबंधन जो है सिमटता हुआ नजर आता है। क्या कुछ कहेंगे? उज्जवल जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उज्जवल जी आवाज आपकी नहीं आ रही है। ठीक है, उज्जवल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है तो मैं भाजपा की ओर जाना चाहूंगी। भाजपा, जब महागठबंधन में जो है चीजें तितर बितर होती हुई नजर आ रही हैं तो लेकिन बीजेपी क्यों परेशान है? महागठबंधन में जो भी लड़ाई हो रही है, भूचाल हो रहा है, बीजेपी से क्यों परेशान नजर आ रही है? किसने आपसे कह दिया कि बीजेपी परेशान नजर आ रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस से जो जुड़ी पार्टियां हैं उनको सावधान हो जाना चाहिए। तो ये सावधान करना का अर्थ थोड़ी कि हम परेशान हैं। भाई ये स्थितियां जो आज देखने को आ रही हैं जी, ये स्पष्ट है कि कांग्रेस में राहुल गांधी वो अपशगुन बन चुके हैं कि जब तक राहुल गांधी रहेंगे कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकती। जी, एक एक करके 90 चुनावों से ज़्यादा का आंकड़ा है इनके नेतृत्व में हारने का। जी, अब अंदर खाने इंडी गठबंधन के दलों ने भी कहना शुरू कर दिया। सबसे हास्यास्पद प्रतिक्रिया
आनंद दुबे जी की है, तमाम चैनलों पे उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि भंडारे में जाओ तो अंदर खाना खत्म, बाहर निकल के आओ तो चप्पल गायब, उन्होंने कहा है। तो अच्छा, अभी आपने भी देखा, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से कहा कि अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, लेकिन वो नहीं सुन पाए। इसी तरह ये अभी चुनाव आयोग कह रहा है कि SIR में पार्टिसिपेट करिए, वो चुनाव आयोग के नहीं सुन पा रहे हैं। और कुछ देर बाद कहेंगे साहब SIR हो गया, वो हमको पता नहीं चला। तो ये कांग्रेस की समस्या है। जी। कांग्रेस किसी भी दिशा निर्देश गाइडलाइन को जब जरूरत होती तो न सुनती है, न समझ पाती है, और बाद में उसी पे छाती पीटती है। जब SIR बिहार में हो रहा था तो राहुल जी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, पूरे कार्यकर्ता उनके आगे पीछे घूमने में व्यस्त थे। जी। जब सब हो गया 20 PIL के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15 आदमी ऐसे लाके खड़े कर दीजिए जो वैध दस्तावेजों के साथ आके कह सके कि हमारा नाम मतदाता सूची में नहीं है, इंटेंशनली काटा गया, 5 आदमी ये नहीं खड़े कर सके। कहते साहब 62 लाख, अरे किसी भी विधानसभा में प्रदेश में आप 1 लाख वोट काट लीजिए तो आप चुनाव नहीं करा पाएंगे। 1 लाख वोट, 1 लाख मतदाता आपको इलेक्शन करने नहीं देगा। और पूरा चुनाव देखिए आप कितनी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। छुटपुट जो घटनाएं हुई वो कानून व्यवस्था का विषय था, उस पर प्रशासन ने अपना काम किया। ठीक है। आज इनके अंदर खाने से ये बातें निकल के आ रही हैं। अब ये सत्य है प्रज्ञा जी कि कांग्रेस अब दूसरी टूटन की ओर जा रही है, कांग्रेस टूटेगी, ये संभावित है और ये बहुत जल्द होगा। ठीक है विवेक जी, हमारे साथ सपा से जो है नेता जुड़ चुकी हैं शौर्य सिंह जी, आपको भी प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। शौर्य जी, जो कांग्रेस, सपा लगातार कह रही है जो हार हमें बिहार में देखने को मिली है वो कांग्रेस की वजह से, लेकिन अखिलेश यादव दूसरी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये दोस्ती जो है लगातार निभाएंगे, हार हो चाहे जीत हो, हम कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको क्या लगता है? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल पे इतना अच्छा डिबेट हो रहा है और इसमें आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि बिहार में जो इलेक्शंस हुए हैं और उसके ऊपर जो आज के मौके पे कांग्रेस और सपा का ये जो गठबंधन है, इसके ऊपर जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी, माइक लगा दो आगे। जी ठीक है, मैं उज्जवल जी के पास आऊंगी। उज्जवल जी, लगातार जो है आप पर सवाल किया जा रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व की वजह से जो है कांग्रेस को हार मिल रही है, महागठबंधन जो है जीत की ओर कदम नहीं बढ़ा पा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर उज्जवल जी? ठीक है, मैं सुनील जी के पास आना चाहूंगी। सुनील जी, 2027 में सपा कांग्रेस की क्या जो है राह मुश्किल होगी, क्योंकि अकेले चलने की बात सभी पार्टियां कह रही है, महागठबंधन में जितनी भी शामिल है। देखिए प्रज्ञा जी, उज्जवल पाठक जी हमारे साथ पहले भी डिबेट में बैठे हुए थे जी। मैं बिहार चर्चा कर रहा था तो बड़ा नाराज हुए थे हमसे। मैंने कहा था कि एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी और बनी। जो आज इनकी गठबंधन के सहयोगी कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, उस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। ये सत्य है कि राहुल जी जिस सभा में जाते हैं, क्या बोलते हैं, जनता कितना उसको लेते हैं। मैं तो बार बार चलो कहता हूँ कि राहुल जी का वक्तव्य ही भारतीय जनता पार्टी को जिताता है और सरकार बनाने के लिए लाता है। अगर उन मुद्दों में बिहार चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, राहुल जी जो मुद्दे लेके बिहार में आए उससे महागठबंधन को फायदा नहीं हुआ। मैंने यहाँ तक कहा था कि अगर तेजस्वी जी स्वयं चुनाव अकेले लड़ते जी, तो मेरा आकलन है कि इससे ज्यादा सीटें उनको मिलती। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सहयोगी दल भी समझ रहे हैं कि जब जो नेतृत्व तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, भले वो नेता प्रतिपक्ष हो अलग बात है, उससे महागठबंधन में कोई फायदा नहीं होगा। जो भी चुनाव इनके नेतृत्व में हुए, इंडिया गठबंधन उस चुनाव में असफल ही रहा। तो नेतृत्व बदलना चाहिए, क्योंकि राहुल जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये जनता बहुत प्यार समझती है। अब देखिए, कल मैं बैठा था एक नेशनल चैनल पर, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि नेपाल तरह भारत का भी चलने का नंबर आ गया है, जी का आह्वान करते हैं। आप ऐसे वक्तव्य दोगे, मैं बार बार कहता हूं कि भारत के लोग अलग हैं, नेपाल लोग अलग हैं, हर देश की अपनी कल्चर है, अपनी सभ्यता है, और ठीक है, हर देश की मिट्टी अलग अलग है। लेकिन इस तरह से आप अगर बयान दोगे तो मेरी समझ कौन सहयोगी दल आप साथ खड़े होंगे और कौन जेनजी में आएंगे, और आएंगे
तो हमारी फोर्स, हमारे देश के नागरिक उससे निपटने के लिए तैयार है, कोई ठीक दिक्कत है नहीं सुनील है। जी। शौर्य जी, आपके जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, वो अलग ही आलाप, दोस्ती की आलाप जो है बता रहे हैं, और दूसरी ओर जो आपके नेता रविदास, वो कहते हैं कि जो इंडिया अलायंस का जो नेतृत्व होना चाहिए वो अखिलेश यादव को मिलना चाहिए। आपकी पार्टी में ही दरारें देखने को मिल रही है, बयानबाजी ही सेव नहीं हो रही है। देखिए, कहा जाता है कि जहाँ विचारधारा की लड़ाई हो, जहाँ सोच की लड़ाई हो, राजनीति क्या है, राजनीति एक मूलतः तरीके से विचारधारा की ही लड़ाई है। हर पार्टी, हर प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति अपने विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने का काम करता है और चाहता है कि लोग, वो आम जनता के साथ भी अपनी विचारधारा को कनेक्ट कर सके और उसके साथ वो अपनी राजनीतिक स्थिति को या राजनीतिक दल को वो आगे बढ़ाने का काम करे। मैं ये कहती हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के जो भी नेतृत्व करने का तरीका है या उनकी जो विचारधारा है, उसी विचारधारा से उत्पन्न हुआ हमारा एक स्लोगन जिसको नाम मिला पीडीए का, जिसमें आता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एवं आदि आबादी एवं उसमें अगड़े भी आते हैं जी। मैं ये कहती हूँ उस विचारधारा के साथ जो एक व्यक्ति अपना नेतृत्व आगे बढ़ा रहा है, जिसके साथ धरातल पे लोग कनेक्ट हो रहे हैं, हमारे गांव घर हर जगह पे 24 का इलेक्शंस उसका प्रमाण है, लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो वाकई हम तो ये भी मानते हैं कि सिर्फ एक पार्टी के दल के ना होने के बावजूद एक जेन जी होने के नाते भी मेरा ये मानना है कि अगर नेतृत्व उनके हाथों में होगा तो चीजें बहुत दूसरे तरीके से, विपरीत तरीके से देखी जा सकती है और होगी। ठीक है शौर्य जी। उज्जवल जी, आपकी महागठबंधन राहुल गांधी के नेतृत्व पर लगातार सवाल किए जा रहे हैं, सभी उनसे अलग होने की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां जो है करारी हार देखने को मिलती है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में, जो समाजवादी पार्टी का भी एक गढ़ माना जाता है जी, एक व्यापक जन समर्थन मिला। इंडिया गठबंधन ने भाजपा के गठबंधन को करारी मात दी। तो इसको आप असफलता माने या सफलता माने, ये आपके ऊपर और लोगों के ऊपर डिपेंड करता है जो तरह तरह की बातें करते हैं। और बिहार का चुनाव किस प्रकार हुआ जी, और किस प्रकार हरियाणा, महाराष्ट्र और इत्यादि अभी जो चुनाव हुए, उनमें किस प्रकार चुनाव आयोग की मदद से भाजपा और सरकार ने चुनाव को प्रभावित करके जनादेश को अपनी ओर आकर्षित किया और अपने पक्ष में पलटा। तो स्थिति पूरे देश में सामने है। फिर उसके बाद ही लोग आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी बार बार चुनाव हार रहे हैं, ऐसा है वैसा है। तो स्पष्ट स्थिति पूरे देश के सामने है और आज देश जान रहा है कि किस प्रकार बिहार के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव आयोग के साथ अघोषित गठबंधन करके चुराने का प्रयास किया है। जी विवेक जी, आप बताइए, लगातार जो है बिहार में एनडीए की सरकार में 202 सीटें मिली हैं एनडीए को, उसके बावजूद भी है वहां पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब जो आज जो है अखिलेश यादव ने ट्वीट किया मुख्यमंत्री के बनने के बाद नीतीश कुमार को, उन्होंने कहा है कि आप जो है 5 साल कार्यरत काम कीजिए, लगातार काम कीजिए, आपको तो हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे लेकिन आप मुख्यमंत्री ही बन के रह गए। तो आप बताइए, बिहार का चुनाव आपने भी देखा किस प्रकार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, आदर्श आचार संहिता लागू है और 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाले जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी देखिए बिहार की जनता को किस प्रकार गुमराह करने का प्रयास किया गया। एक एक विधानसभा में सरकार ने 29 हजार करोड़ रुपया खर्च किया, तब कहीं जाकर के चुनाव जीते। और इसके अलावा उज्जवल जी, मैं आपके पास आऊंगी, जब आप सुनिए, पहले विवेक जी से मैंने सवाल किया जी। देखिए प्रज्ञा जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम तो आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं जी। नीतीश बाबू आए थे, इस इंडी गठबंधन की विचारधारा उन्हीं की थी, सबसे पहले वही बैठकें शुरू कराए थे जी। तब तो इन लोग उनको कोऑर्डिनेटर न बना सके, वो बेचारे चले गए, उनको समझ में आ गया कि यहाँ कुछ होने जाने वाला नहीं है, ये ऐसी भानुमती का कुनबा जो कहीं परवान नहीं चढ़ने वाला। और अब तो असंतोष इनके उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता ही नहीं व्यक्त किया है। सबसे पहले कहा है कि हमारी दशा उस तरह की हो गई कि जब भंडारे में जाते तो अंदर खाना खत्म, बाहर निकल के आते हैं तो चप्पल गायब जी। हमारा कुछ होते ही नहीं, राहुल गांधी के नेतृत्व में जो उनके साथ चुनाव लड़ रहा उसकी दुर्दशा हो जा रही है। ये बार बार चाहे हरियाणा गाएं, चाहे मध्य प्रदेश गाएं, चाहे बिहार का गाना गाएं, इन्हें प्रचंड जनमत का सम्मान करने के स्थिति इनकी नहीं है।
ये यही गाना गाते रहेंगे। आधी आबादी ने वहाँ झोली खोल करके मतदान किया है, आशीर्वाद दिया, हम उनके चरणों में नतमस्तक हैं। हमारी समाजवादी पार्टी की चाहे पीडीए की फुल फॉर्म जो बताएं, पी से कभी इनका पिछड़ा हो जाता है, पी से कभी परिवार हो जाता है, डी से दलित बताती हैं, कभी दलित इनके एजेंडे में नहीं है, फिर ए से कभी अल्पसंख्यक, कभी आदिवासी, कभी अगड़ा, कभी आधी आबादी। तो इतना कन्फ्यूजन है इनके यहाँ पीडीए को लेकर के। और जो ये गए थे अखिलेश जी पीडीए का राग अलापते, एक सीट भी नहीं दिया आरजेडी ने इनको, फिर भी गए थे बेगानी शादी में, अब्दुल्ला बने दुआना घूम रहे थे, कुछ नहीं पाए, गए अपने भी बैरंग आए, और जिसके लिए गए थे उसकी तो जो दुर्दशा बिहार की जनता ने कि वो पूरा देश देख रहा है। तो अब स्थिति ये है कि इंडी गठबंधन को अन्य भाई अखिलेश जी को विचार करना ना करें, अगर वो विचार सुन तो मत करें, लेकिन जो लोग विचार कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है महाराष्ट्र के कि हम इनके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे बीएमसी का, ये हमारा बयान थोड़ी है। तो अब अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, दोनों बयान आपके सामने हैं। तो कहीं न कहीं अंदर खाने इनकी चिंता है। और स्थिति ये है कि लगातार चुनाव दर चुनाव जो हारने का रिकॉर्ड राहुल जी बना रहे हैं, अब उस पर एक बहुत ठेठ कहावत है कि जह जह पाँव पड़े राहुल के तह तह मंटाधार। तो जहाँ जहाँ उधर पैर रख रहे हैं वहीं वहीं कांग्रेस निपट जा रही है। बिहार में केवल 6 आदमी हैं। बिहार की जनता ने कांग्रेस की 100 यात्रा निकाल दी है, 4 कंधा देने के लिए, एक आगे घड़ा ले चलने के लिए, एक राम नाम सत्य पुकारने के लिए छोड़ा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 1 है, एक आध जगह विधानसभा में शून्य हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद से बहुत पहले शून्य चल रहे हैं। तो ये कांग्रेस की स्थिति है देश की जनता के, ये जनता द्वारा की गई, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का वो नहीं है। हम काम करते हैं। ठीक है विवेक जी, अब मैं शौर्य जी से सवाल लेना चाहूंगी। शौर्य जी, जैसे कि विवेक जी ने कहा कि अखिलेश यादव को एक भी सीट नहीं दी गई बिहार में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसे हाल उनका हुआ, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, बात सीट देने ना देने की बात नहीं है, यहाँ पे बात ये है कि आपने अपना कमिटमेंट जिसके साथ बनाया है, आप उसके साथ कितनी दूर तक खड़े हैं। और ये इस चीज़ का प्रतिनिधित्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जैसा अच्छा कोई कर नहीं सकता, ना किसी ने किया है। रैली में वो शख्स पीछे खड़े होकर के नेतृत्व करने का काम किया है, उन्होंने साथ निभाने का काम किया है। यहाँ तक कि उनके, मैं कहती हूँ आज भारतीय जनता पार्टी में जी आज परिवारवाद की बात करते हैं कि पी से परिवार, हमने तो कभी पी से परिवार बोला नहीं, हमने तो हमेशा पिछड़ों की ही बात की है। पिछड़ों के साथ ही उठना और बैठना और राजनीति आज जो हो रही है वो चल रही है, उनके भलाई के लिए हमारा उठना बैठना है। क्या भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है? वहाँ पे फैमिलीज़ में टिकट्स नहीं बंटते हैं, या पे वहाँ पे उनकी फैमिलीज़ में जितने भी लोग हैं वो लोग अपने बच्चों को नहीं लड़ाते हैं? कोई एक ऐसा नाम परिवारवाद का बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, लेकिन ये एक परिवारवाद का नारा लगाते हैं। मौके पे जब चुनाव इलेक्शंस होने वाले होते हैं उससे कुछ दिन पहले तक इनके कैंडिडेट्स फाइनल नहीं रहते हैं कि कौन कैंडिडेट किस जगह पे लड़ने वाला है, और ये बात करते हैं। दूसरी चीज़ें, बिहार के इलेक्शंस में जिस तरीके से हर एक ईवीएम के पास में जो मीडिया में भी फोटोग्राफ्स आई थी, जिस तरीके से पर्ची मिली थी, सारी चीज़ें मिली हैं, मैं ये कहती हूँ निष्पक्ष चुनाव इसको नहीं कहा जाता है। दूसरी बात, आज जिस तरीके से जेनजी की बात हम करते हैं, जेनजी में जिस तरीके से आज हमारे प्रधानमंत्री बिहार के इलेक्शन में जा कर के कहते हैं हमने लोगों को क्या दिया, हमने लोगों को फ़ोन दिया, हमने लोगों को इंटरनेट दिया है, सुविधा मुहैया कराइए कि आप रील बनाइए और उससे आप अपनी इनकम का स्रोत बनाइए। जिस देश का प्रधानमंत्री ये बात करता हो वहाँ पे एजुकेशन, जहाँ जिस देश में, जिस उत्तर प्रदेश में इस समय ना हेल्थ की बात होती है, ना स्पोर्ट्स की बात होती है, ना एजुकेशन की बात होती है, वहाँ का प्रधानमंत्री बिहार के इलेक्शन में जाके ये बोलता है। इसके बावजूद जो है वहाँ के आप नतीजे देख सकते हैं, बिहार में क्या नतीजे हैं, नतीजे क्या हुए हैं और नतीजों के पीछे क्या कारण है वो भी सबके सामने है। हार महागठबंधन को ही है, तो इसमें आपको जो है आपको इसको विकसित करना चाहिए, संगठन बनाना चाहिए। आपके बयान ही जो है विपरीत नजर आते हैं, मुखिया कुछ और बयान देते हैं। आप इलेक्शन 2027 में जो आने वाले हैं और जो बिहार के इलेक्शन हुए हैं एसआईआर के बाद,
यही एसआईआर नहीं हुआ होता तो यही इलेक्शन के परिणाम बहुत दूसरे होते बिहार इलेक्शंस में। आज एसआईआर 1 महीने से कम का टाइम दिया गया है उत्तर प्रदेश में। आज हमारी पार्टी का एक बीएलओ के साथ मिल करके और वोट बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हर एक गांव, एक शहर, अपने अपने सेक्टरों, ब्लॉकों में, क्षेत्रों में। यहां पे भी अगर जागरूकता नहीं हुई, लोग अगर अपना वोट नहीं बढ़ाने में कामयाब हो पाए, 4 तारीख आखिरी डेट है, वोट्स यहां भी कट जाएंगे, फिर उसके बाद घंटा हिलाते रहो, हमारे पास तो वोट ही नहीं है। तो आप इतना कम टाइम देते हैं एसआईआर के लिए और उसके बाद आप कंडक्ट कराते हैं इलेक्शंस। यही एसआईआर नहीं हुआ होता तो यही बिहार का ये जो परिणाम हुआ है ये नहीं होता। तो दिल्ली में तो कहाँ एसआईआर हुआ था, तब भी तो परिणाम बीजेपी के पक्ष में आया था दिल्ली विधानसभा चुनाव में। देखिए, दिल्ली विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ, जो वहां पे परिस्थितियां बनी हुई थी, वो भी सबके सामने है, और किस तरीके से इलेक्शंस कराए गए थे, किस तरीके से कंडक्ट हुआ, वो भी सबके सामने है। और माननीय कुर्सी पे जो मोहतरमा बैठी हैं, वो कितना उस कुर्सी को डिजर्व करती हैं, वो भी सबके सामने। उज्जवल जी के पास आए। उज्जवल जी, एमके स्टालिन कह रहे हैं कि जो पार्टी है विचारधारा में स्पष्टता नहीं नजर आ रहा है, इसके चलते जो है महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ता है। आपके तमाम नेता, टीएमसी से कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं एकलो चलो को नारा देंगे और जो बीएमसी चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस की वजह से हमें हार देखने को मिलती है। वहीं आनंद दुबे कहते हैं कि कांग्रेस का हाल जो है बिहार जैसा ही होगा महाराष्ट्र में। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, टीएमसी लोकसभा चुनाव में भी अकेले लड़ी थी जी। और रही बात इंडिया गठबंधन की, यदि इंडिया गठबंधन के घटक दल आपस में अपनी जो कुछ गलतियां हैं उनको उजागर कर रहे हैं तो ये गठबंधन का इंटरनल मैटर है। इसका अर्थ ये नहीं कि गठबंधन टूट गया है या गठबंधन कमजोर है। इसी गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को जो 400 पार का नारा लगा रहे थे, 240 तक समेट दिया। और यदि यूपी में कुछ सीटों पर जबरदस्ती या बेईमानी नहीं होती तो मेरे हिसाब से 220 या 230 में आंकड़ा आ गया होता। तो इंडिया गठबंधन आज भी मजबूत है और देश की जनता देख रही है कि किस प्रकार आप लोग वोट चोरी को सुनिश्चित कर रहे हैं और जनता को और जनादेश को पलट रहे हैं। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात में जाते हैं प्रचार करने, इन्वेस्टमेंट, सॉफ्टवेयर पार्क, एआई, इसके साथ साथ टेक्सटाइल पार्क, तमाम डेवलपमेंटिव बात करते हैं, लेकिन जब बिहार में जाते हैं तो वही मोदी जी कहते हैं 6 गोली मारब सिक्सर के छाती में और तमाम कट्टा तमंचा, कनपट्टी में तमंचा, ये सब मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी की नजर में बिहार के प्रति ये उनका दृष्टिकोण कहीं ना कहीं बिहारियों को पिछड़ा दिखाता है और ये बताता है कि बिहार की जनता केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की जो संकीर्ण नीतियां हैं उन तक ही सीमित रहे और इसके साथ साथ वह गुजरात के लोगों की सेवा करती रहे, मजदूरी करती रहे, लोहा फैक्ट्री में कार्य करती रहे और गुजरात के लोग बड़े बड़ी फैक्ट्रियों और कंपनी के मालिक हो जाएं, अडानी जैसे लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापारी हो जाएं। तो कहीं ना कहीं ये इस प्रकार गुमराह आपने जनता को किया है। पूरा देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री की बातचीत और भाषा शैली का क्या स्तर है। लोकसभा चुनाव में मुझे बताने की जरूरत नहीं, पूरा देश जानता है। जवाब भी सुन लेती हूँ विवेक जी। देखिए, प्रज्ञा जी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि बिहार पिछड़ा है। बिहार को पिछड़ा बनाया किसने? देश जब आज़ाद हुआ तो करीब करीब सारे प्रदेशों की स्थिति एक समान थी जी। जब इनकी सत्ता थी तो वहाँ मुख्यमंत्री देते थे जो ताड़ी पी के रिक्शे से घूमता था। उस समय नारा लगता था गफूर चचा की क्या पहचान, हाथ में लमनी मुंह में पान। इनके अंतिम मुख्यमंत्री गफूर जी की मैं बात बता रहा हूँ। उसके बाद जगन्नाथ मिश्रा जी के बाद तो फिर कांग्रेस वहाँ चली गई, खबर ख़त्म हो गई। हम अगर कहते हैं कि जहाँ से कांग्रेस जाती वहाँ दोबारा आती नहीं तो गलत नहीं कहते। ये जहाँ जाते इतने कर्म कुकर्म के साथ विदा होते हैं कि जनता इनको दोबारा पलट करके लाने की हिम्मत नहीं करती। ये बिहार का किस्सा है। लालू जी का जो जंगल राज है उसको इनका हमेशा समर्थन रहा तमाम अवसरों पे, उसकी कथा सबको मालूम ही है। अभी चाहे जो कह लें। अब रही बात, अभी भी वोट चोरी का राग अलाप रहे हैं। इसी उत्तर प्रदेश से जीत के गए हैं, यही उसी उत्तर प्रदेश को कह रहे हैं कि चुनाव ठीक नहीं हुए। अब इस पे जिस जहाँ से जीते हैं जो चुनाव आयोग इनको सर्टिफिकेट दे के भेजा उसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अभी हमारी समाजवादी पार्टी की मित्र बता रही थी पिछड़ा, राजू पाल भी पिछड़ा समाज से जात से गड़रिया थे, हत्या हुई समाजवादी पार्टी सरकार में। उमेश पाल भी गड़रिया समाज से थे, पिछड़ा थे। अतीक अहमद के गुर्गों ने उनकी हत्या की।
तो जब समाजवाद और इतना नहीं प्रज्ञा जी, जवाहर बाग हत्याकांड में भी जो लोग मारे गए थे वो भी सब पिछड़े समाज के थे, उसमें पंडित जी नहीं मारे गए थे। तो ये सब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, जब विपक्ष बनेंगे तो इन्हें पिछड़ा याद आएगा, और जब सत्ता में आएंगे तो पीछे परिवार हो जाता है। ऐसे ये दलित की बात करेंगे और जब ताकत होगी तो दलित की बेटी के साथ गेस्ट हाउस कांड कर देंगे। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये ना इनको पीडीए का मतलब क्लियर है, ये बताने की कुछ और, करने की कुछ और, कहने की कुछ और, ये इनका पीडीए है। ठीक है। कांग्रेस के मित्र हरियाणा से लेकर हर जगह रो रहे हैं भाई, नेतृत्व परिवर्तन की बात इनके अंदर खाने गठबंधन से चल रही है, टीएमसी से उठी है, उद्धव ठाकरे गुट से उठी है, समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने उठाया है, हमने थोड़ी उठाया है। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी की ये जो दुर्दशा है ये ठीक नहीं है। ठीक है और ये विवेक जब सुनील कांग्रेस में दूसरे विभाजन की और कांग्रेस बढ़ रही है। ठीक है सुनील जी, टीएमसी का मानना है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने महागठबंधन का साथ नहीं दिया, अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन अब 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या महागठबंधन में शामिल हो जाएंगी ममता बनर्जी? क्योंकि ये पूरी तरह से साफ नहीं है कि ममता बनर्जी महागठबंधन का हिस्सा है कि नहीं है, क्योंकि टीएमसी की ओर से मांग की जा रही है वो उनका चेहरा बनाया जाए अलायंस का, क्या कुछ कहेंगे? देखिए प्रज्ञा जी, सबको समय दिए, थोड़ा सबको वक्त दे दीजिए। महागठबंधन शुरुआत हुई लोकसभा चुनाव से जी, लेकिन आपने देखा कि लोकसभा चुनाव बाद जिन स्टेटों में चुनाव हुए वहां गठबंधन एक साथ दिखाई नहीं पड़ा, चाहे दिल्ली में देख लीजिए जी। जिस समय इंडिया गठबंधन बना था उस समय कई प्रधानमंत्री दावेदार थे, मेरी समझ से हर दल का शीर्ष नेता प्रधानमंत्री बनना चाह रहा था जी। चाहे आप दिल्ली में देख लीजिए, चाहे हरियाणा में तो महिला पहलवानों को लेकर राहुल जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन रिजल्ट क्या है? इनको चिंतन और मंथन जरूरत है। जिस तरह से चुनाव आयोग पे आप आरोप लगा रहे हैं, मैंने कह रहा हूं मैं जांच अधिकारी नहीं हूं, न मैं वहां का वोटर हूं, लेकिन आपकी वाणी, आपका उद्देश्य क्या है, जनता क्या चाहती है, इस पर राहुल जी कभी अमल नहीं हो रहे हैं। यही कारण है कि राहुल जी जहां जहां प्रचार में जाते हैं वहां सीटें हार जाती हैं। और जो चर्चा हमारे उज्जवल जी कर रहे थे जी, मैं इसी चैनल बैठा हुआ मैंने कहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सीटें कम आई, उसके कई कारण ऐसे भी थे। एक नड्डा जी का बयान, आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, जिस परिवार में हम कह दें मुखिया हमको आवश्यकता नहीं है वो परिवार डूब जाएगा। दूसरी बात टिकट बंटवारों को लेकर के, मैं बहुत छोटा पत्रकार हूं प्रज्ञा जी, मैंने 4 सीटों के लिए कहा था, चारों सीट प्रत्याशी हार गए। कारण है कि जिसका सोशल मर्डर होता है वो बहुत ही नुकसानदेह होता है राजनीतिक जीवन में, चाहे वो टेनी रहे हों, चाहे कौशल किशोर जी रहे हों, चाहे हमारे राजेश वर्मा जी रहे हों। इनकी मैं भौगोलिक स्थिति देखा हूं लोगों के बीच में, और जबकि जबरदस्ती टिकट इनको मिला तो ऐसी सीटें प्रत्याशियों के चयन में भारतीय जनता पार्टी ने गलती की, मेरा मानना है। और दूसरा मेरा ये मानना है कि आरएसएस को किनारे करके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही थी, उसका रिजल्ट उसके सामने आ गया कि आरएसएस मातृ संस्था है, बिना आरएसएस के भाजपा यहां तक पहुंची भी नहीं है। तो इसमें भी आपको चिंतन और मंथन करना चाहिए। जो आप बात कह रही हैं बंगाल की, देखिए ममता जी को मैं व्यक्तिगत बहुत मानता हूं, और इसलिए मानता हूं कि उन्होंने पत्रकारों के लिए बहुत कुछ किया। वो रेल मंत्री थी, पत्रकारों को रेलवे की सुविधा उन्होंने दिलाई, और उनकी पत्नियों को भी एक टूर दिया जी। तो मीडिया के जगत लोग, वो जैसी भी, मैं राजनीतिक नहीं हूं लेकिन मीडिया के लोग ममता जी का व्यक्तिगत सम्मान बहुत करते हैं। और बंगाल की राजनीति भी बिहार से कम नहीं है। एक बात तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, जो नरेंद्र मोदी जी ने रील बनाने की बात कही जी। मैं रील देखता हूं सोशल मीडिया पे, बड़ा कष्ट होता है कि हमारी माएँ और बहनें इस स्तर पर आ गई हैं जिस स्तर की रीलें मुझे पसंद ही नहीं, और देश के अच्छे लोगों को पसंद नहीं होगी। पैसा कमाने के लिए जिसमें व्यापार नहीं शुरू कर देंगे हम लोग, इतनी नग्नता परोसी जा रही है रील के आड़ में। अगर नरेंद्र मोदी जी इस बात समर्थन करते हैं तो ये उनका लुक होता, मेरा लुक नहीं है। और रील से रोजगार पे आ जाएं, ये भी इतना आसान नहीं जितना नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। ठीक है, लेकिन प्रिया जी एक मिनट, लेकिन बिहार में देखिए 2 नेता उत्तर प्रदेश जाते हैं, हमारे आदरणीय अखिलेश जी जाते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं। 32 रैलियां मेरी समझ से योगी आदित्यनाथ जी ने किया, और लगभग सीटों पर लोग जीते वहां जी। अखिलेश जी गए, कितनी सीटें जिता के लाए। तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, समस्या इस बात की है कि आपको चिंतन करना चाहिए इस बात का कि जनता का मूड क्या है, और कौन सी हम जनता के सामने बातें रखें जो जनता स्वीकार करे। बिहार में कई ऐसी घटनाएं, नरेंद्र मोदी जी को मां गाली देना,
उन्होंने कहा बिहार सारी माएँ मेरी हैं, और मैं बार बार कहता हूँ, आप भी महिला से हैं, महिलाओं का हृदय बहुत कोमल होता है और इन सब चीज़ों को महिलाएं दिल पर लेती हैं। बिहार में वोट चोरी नहीं है, दिल चोरी भाजपा ने किया और भाजपा सफल हुई। जी ठीक है शौर्या जी, जहां जहां विधानसभा चुनाव हुए, चाहे हरियाणा की बात करूं चाहे दिल्ली की मैं बात करूं, पहले 2023 में महागठबंधन बना, उसमें आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, ये सब महागठबंधन पार्टी के हिस्सा रहे। विधानसभा चुनाव दिल्ली में होते हैं तो वहां कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है और यही बात हरियाणा में देखने को मिलता है। तो क्या 2027 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो क्या सपा अकेले चुनाव लड़ेगी, दोस्ती तब नहीं दिखेगी कांग्रेस की? देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा था। सबसे पहली बात कि समाजवादी पार्टी का जो मेन, आप जिसको बोलते हैं कोर वोटर्स, या जो हमारा कोर बुनियाद है, वो उत्तर प्रदेश है। और हमारा जो एक स्टैंडर्ड वोटिंग पैरामीटर्स जिसको हम देखते हैं वो उत्तर प्रदेश है। तो मैं दिल्ली और हरियाणा की ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं उस चीज़ों पे फोकस करूंगी जहां मैं रहती हूं, जहां हमारे पार्टी के वोटर्स हैं, जहां हमारे पार्टी के लोग हैं, जहां हमारे पीडीए के ज़्यादा जनगणना के लोग रहते हैं। तो उसी तरीके से मुझे ये लगता है कि हमारे गठबंधन से जितने भी हमारे कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन है उनका स्वागत है। वो हमारे साथ 2027 के चुनाव में जिस तरीके से एसआईआर का फॉर्म फिलअप हो रहा है, भरा जा रहा है, हमारे साथ मिल करके वो लोग भी हाथ बटाए काम करें। 2027 के इलेक्शंस में हम लोग आगे मिल करके, क्योंकि गठबंधन है, कोई इसमें ये मैंने जैसे पहले बोला, ये वैचारिक मतभेद होता है, ये कोई ऐसा जाति या जिसको हम कहते हैं पर्सनल कोई ऐसा यहाँ पे डिस्प्यूट नहीं है, ये एक वैचारिक मतभेद है। तो 2027 में हम लोग मिल करके और 27 में ये लड़ाई लड़ेंगे, जिसमें कि आगे आने वाले जो रिजल्ट्स हैं 2024 के मद्देनजर रखते हुए हमारी ये पूरी कोशिश है, पूरी मतलब हम कह सकते हैं कि एसआईआर के फॉर्म जिस तरीके से भरे जा रहे हैं गंभीरता से, हमारा एसआईआर प्रहारी तक एक फॉर्मेशन हो रखा है एक पूरा, कि जिसमें हमारे बीएलओ, हमारे पार्टी का एक एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता, चाहे वो बीएलए हो, चाहे वो सेक्टर प्रभारी हो, चाहे बूथ प्रभारी हो, चाहे कोई भी हो, वो सब ये काम करने में लगे हुए हैं। तो हम ये कहते हैं कि आने वाले 27 में हमारी पार्टी धरातल पे और उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे से रिजल्ट देगी। उज्जवल जी, सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगी, पहले उज्जवल जी से जवाब सुन लेते हैं। उज्जवल जी, जैसा कि हमने देखा है बिहार, दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा, बीएमसी चुनाव को भी अकेले लड़ने की मांग चल रही है। आपको क्या लगता है, आपको जो बिहार में हार मिली है उस पर चिंतन करना चाहिए आपको? कहां से आपसे चूक हो रही है? क्योंकि पुराने समय में कांग्रेस जो है राज करती थी हर जगह पर, लेकिन इस समय कांग्रेस सिमटती हुई नजर आ रही है, ऐसा क्यों? देखिए, वाकई चिंतन करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल है, ठीक है। लेकिन चिंतन किसका करना चाहिए? चिंतन इसका करना चाहिए कि किस प्रकार चुनाव आयोग चुनाव की निष्पक्षता, शुचिता और मर्यादा को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है, किस प्रकार सत्ताधारी पक्ष के साथ गठजोड़ करके चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम इसको बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं और इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार वोट चोरी का खुलासा किया, तो हम लोग उन तथ्यों की चिंता करनी चाहिए कि किस प्रकार इन तथ्यों को हम जनता के सामने राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से पहले किया, लेकिन उसके नतीजों में कुछ फर्क नहीं देखने को मिला। कांग्रेस जो है आरजेडी से भी कम सीटें लेकर आई है, ओवैसी भी कम मिली है। मैंने वही बता रहा हूँ ना कि भाई जनता को जिस दिन हम धीरे धीरे ये बताने में सक्षम हो जाएंगे किस प्रकार चुनाव चोरी हो रही, जनता भी कहीं ना कहीं इस सरकार को नकार देगी। और जनता तो मेरे हिसाब से नकारती ही है। जनता मेहनत देखती है, प्रचार देखती है। राहुल गांधी विदेशी दौरे पर रहते हैं, बिहार चुनाव के पहले वोटर अधिकार यात्रा करी, उसके बाद विदेश के दौरे पर चले गए, तो कैसे जनता विश्वास करेगी? थक जाते, आराम करने चले जाते, उस पर टिप्पणी मत करिए, व्यक्तिगत यात्रा है। वोटर अधिकार यात्रा से बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव नियमों को ताक में रख करके एक पार्टी एक पक्ष को ज्यादा तवज्जो दिया गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक विधानसभा में सरकार ने 29 हजार करोड़ रुपया खर्च किया। इसके बाद आप कह रही कांग्रेस को मंथन करना चाहिए, मंथन चुनाव आयोग और सरकार को करना चाहिए। हार तो महागठबंधन को मिली है। बीजेपी जो लगातार मेहनत कर रही, प्रचार कर रही है, एनडीए जो है प्रचार प्रसार कर रही थी और लगातार लोगों के बीच भी पहुंच रही थी, लेकिन राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा करते, चुनावी प्रचार करते, इस बीच 57 दिन के लिए विदेश यात्रा पर निकल जाते, तो जनता कैसे भरोसा करेगी अपने नेता पर? सुनिए, 2024 के इलेक्शन को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं,
यदि हमारे संगठन में कमी होती, हमारी विचारधारा में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती, तो जनता हमको लाइक नहीं करती। कांग्रेस डबल सीटों के साथ लोकसभा में वापसी की है और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने भाजपा को करारी मात दी है। अयोध्या जैसी सीट में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। तो बात आप इसकी नहीं करिए, बात करिए किस प्रकार चुनाव को प्रभावित करके जनादेश पलटा जा रहा है, किस बात पर मंथन होना चाहिए। आप ये बताइए किस बात पर मंथन होना चाहिए। मंथन इस बात पर होना चाहिए, चुनाव आयुक्त क्या कह रहे हैं। चुनाव आयुक्त भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं और भाजपा के प्रवक्ता चुनाव आयोग के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार बताइए, पॉलिटिकल बयान देते हैं। अगर राहुल गांधी जी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो आप राहुल गांधी जी को बुलाइए और उनके जो मन में डाउट है, तथ्यात्मक रूप से त्रुटियां उनको दूर करिए। आप तो ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं जैसे कि आप एक राजनीतिक दल हो। ठीक है, ठीक है। आप तो राजनीतिक दल का काम कर आप रहे कुछ कहना चाह रहे थे, चुनाव अपनी बात आयोग पूरी आईएएस जी विवेक जी, अधिकारी मैं होता आऊंगा है। पहले सुनील आईएएस अधिकारी कैसी बातें कर रहा है, कितनी गैर जिम्मेदाराना बातें की ठीक है हैं। उज्जवल जी, ठीक है सुनील जी बात बताइए। देखिए प्रज्ञा जी, बिहार के चुनाव से अखिलेश जी को सीख लेनी चाहिए जी, और राहुल जी को सीख लेनी ही नहीं। मैं उनसे कुछ कहना चुके भी जल्दी नाराज हो जाएंगे। अखिलेश जी वास्तव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष राजनीतिक दल हैं, और लेकिन जिस तरह से कांग्रेस से तैयब करके चुनाव 27 लड़ेंगे, पिछला चुनाव में 24 ऐसा नहीं कर रहा हूँ, उससे मेरा मानना है कि अखिलेश जी का नुकसान नहीं होगा, फायदा नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश में भी राहुल जी के ऐसे ऐसे बयान आएंगे जो इनके कार्यकर्ता हैं वो भी अखिलेश से दूर हो जाएंगे। जी जी विवेक जी, देखिए बार बार ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने कहा कि जो देना शपथ पत्र भी दीजिए। जांच की प्रक्रिया या चपरासी के खिलाफ भी अगर आप कोई जांच के लिए लिखते हैं तो उसको शपथ पत्र भी देना पड़ता है। शपथ पत्र देने में राहुल जी को बुखार हो जाता है। ये चाहते चुनाव आयोग उनको बुलाए बैठाए, मानो वो चुनाव आयोग न हुआ, कांग्रेस कार्यालय चपरासी हो गया। ये अभी उसी मोड में चल रहे हैं कि जिस जमाने में कि सोनिया गांधी जी नागरिकता बाद में लेती थी, वोट पहले डालाती थी। भैया ये वो देश नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी के समय का भारत है जो संविधान से चलता है। ये संविधान की आड़ में शरिया लागू करने वाला देश नहीं है। ये देश बाबा साहब के संविधान से चल रहा है और ये जितनी जल्दी कांग्रेस के युवराज और कांग्रेसियों को समझ में आ जाए बेहतर है। आप नहीं समझना चाहते मत समझिए। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि उनके यहाँ SIR में लोग बढ़ चढ़ के भागीदार हो रहे हैं। आपकी समस्या ये कि आप 10 दिन तो वोट अधिकार यात्रा निकालेंगे, उसके बाद आराम करने विदेश चले जाएंगे, थक जाते हैं। तो ये राजनीति जो भारत की है प्रज्ञा जी, ये उस तरह की अब पिकनिक पॉलिटिक्स नहीं रह गई है। जो यहाँ जनता के बीच रहेगा, जनता के सुख दुख में शामिल रहेगा, जनता उसका चुनाव करेगी। ये बार बार कह रहे हैं कि बिहार में एक एक विधानसभा में इतने करोड़ इन्होंने पलट दिए। अरे भाई हमारे पास था, हमने जनता के उत्थान में लगाया। आपके पास होता था तो आप इटली ट्रांसफर कर देते थे, कभी मामा को आतोची ले चले जाते थे, कभी कोई फलाने लेके चले जाते थे। यहाँ तो हम जनता के ही तो उत्थान में लगा रहे। 10,000 रुपया अगर चुनाव में लगा रहे हैं। आप इतना मूर्ख समझते हैं बिहार की जनता को और देश की जनता को। जी क्या कह रहे हैं? आप चुनाव में लगा रहे हैं। 20 साल से आपकी सरकार है, तब आपको होश नहीं आया। बिहार आज भी एक काम थोड़ी हुआ है। अगर अपनी थोड़ा सा कांग्रेस की दृष्टि से हटके देख लेते, 58 लाख मकान ग्रामीण सेक्टर में वहाँ गरीबों को बना के दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना में। ये मकान मित्र एक दिन में नहीं बने हैं। 38 लाख मकान शहरी क्षेत्र में दिया गया, ये भी मकान एक दिन में नहीं बने। उनके साथ गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बना के दिया गया। ये योजनाएं एक दिन की नहीं है। और सबसे पहला प्रदेश है बिहार जिसने महिलाओं को 35% आरक्षण दिया। आप ये गाल बजाते रहो, जनता आपका इलाज कर रही है। आपकी स्थिति ये है कि आपको हुआ था तो जीतती कैसे एनडीए, कैसे जीतती अगर काम नहीं हुआ होता? प्रज्ञा जी इनकी स्थिति है। आपके ही मंत्री ने 62,000 करोड़ के बिजली घोटाले का आरोप लगाया आरके सिंह ने, जिसको आपने पार्टी से निकाला है। और सीएजी को आप लोगों ने, सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार सरकार ने 73,000 करोड़ का ऑडिट नहीं दिया अभी। तो फिर बिहार की जनता का पैसा आपने केवल अपने चुनाव प्रचार में बांट दिया। और आप इसके अलावा पूरे देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आप कह रहे हैं एनडीए कैसे जीती, आप कह रहे हैं एनडीए कैसे जीती। अरे आपको नहीं दिख रहा एनडीए कैसे जीती? एक चरण के चुनाव के बाद 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाते में बांटे गए। ये आप कह रहे हैं ना, क्या चुनाव अपराध नहीं है?
ये आपका आरोप है। किसी मीडिया संस्थान में दम है जिसने ये बात उठाई? प्रवक्ताओं के अलावा केवल पार्टी की प्रवक्ता ही तो बात कर रहे हैं। क्या आप लोग कभी पूछते हैं इनसे? हमें मत आप लोग बताइए, कभी हम सब पूछते हैं पूछते हैं। आप जवाब सुन लीजिए पहले विवेक जी का। विवेक जी बेहतरीन तरीके से रिप्लाई कर रहे हैं आपको। आप जवाब सुन लीजिए, सवाल करिए, विवेक जी रिप्लाई भी दे रहे हैं आपको। विवेक जी, भाई मुख्यमंत्री रोजगार योजना में एक बटन दबा करके मोदी जी ने पहले ही दिन 75,000 महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया, 75 लाख महिलाओं के खाते में। आपको नहीं समझ में आता है। धीरे धीरे करके उसी दिन नीतीश बाबू ने कहा था कि और जो जमा करेंगे उनको भी दूंगा। होते होते वो 1,51,00,000 महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है। किसी ने बकरी खरीदी, किसी ने विसात खाता की दुकान बनाई, किसी ने कोई छोटा रोजगार डाला। आपको महिलाओं का उत्थान नहीं पसंद आता तो ये आपकी समस्या है। महिलाओं ने हमें दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया है, हम उनके चरणों में नतमस्तक हैं। उन्होंने हमें ये मौका दिया, हम उनकी सेवा करेंगे। आपकी छाती फटती हो तो फटे, हम जनता का सेवा कर रहे थे, कर रहे, करते रहेंगे। ठीक है विवेक जी। शौर्य जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं यूपी में। सपा चाहे तो अकेले लड़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस लगातार जो है फेल होती हुई नजर आ रही है। सपा के पास ऑप्शन भी है, सीटें भी लेकर आएगी, क्योंकि बीते जो लोकसभा चुनाव में नतीजे सामने आए सबके, सपा को सीटें भी मिली हैं। मैं थोड़ा तो सा इजाजत आपको लगता चाहता हूं, मुझे उज्ज्वल दूसरे जी, चैनल में जाना है। ठीक है उज्ज्वल जी, ठीक है। शौर्य जी, इनको आराम करने जाना होगा, थक गए बेचारे। ठीक है, शौर्य जी। इजाजत दीजिए, इनको नाराज हो जाएंगे। देखिए जाहिर सी बात है, चूंकि ये हमारे पार्टी के उच्च नेतृत्व का ये फैसला है कि इंडिया गठबंधन जिसको हम कहते हैं, हमारा गठबंधन में कांग्रेस पार्टी से है। तो जहाँ तक हमें ऊपर से आदेशित किया जाता है, हमें सबका साथ ले करके और साथ दे करके आगे बढ़ना है इस मिशन में, जो है मिशन 2027, और वो 27 सबके लिए है। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी, वही जो आज विकास की बात करते हैं, बिहार में महिलाओं को पैसा देने की बातें करते हैं, वही प्रधानमंत्री औरतों के मंगलसूत्र पे भी बात करते थे, और वही प्रधानमंत्री थे जो औरतों के घर डिब्बियों का सिंदूर बंटवाने का काम किए। वही महिलाएं थीं यहाँ उत्तर प्रदेश में भी, घर में जब सिंदूर गए हैं तो हाथ से सिंदूर उन लोगों ने बेइज्जत करके उन लोगों को भेजने का काम किया है। आज प्रधानमंत्री बिहार में 10,000 रुपए महिलाओं को देते हैं, ठीक जी। आपने नौकरियां कितने दी? आपने इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज कितनी लगवाई? आपने स्टेडियम्स कितने बनवाए? कहाँ है हमारा एजुकेशन? कहाँ है हमारा मेडिकल? कहाँ है हमारा स्पोर्ट्स? महिलाओं के खाते में, जैसा अभी वकील साहब ने बोला, औरतों की बुद्धि और औरतों का जो दिल होता है, वरिष्ठ पत्रकार बहुत, वकील रही, वरिष्ठ पत्रकार है। ठीक है विवेक जी, माफी चाहूंगी पत्रकार साहब, धन्यवाद संशोधन करने के लिए। जैसे कि पत्रकार साहब ने कहा कि औरतों का मस्तिष्क और दिमाग और दिल जितना सॉफ्ट होता है, उतना ही इजी होता है उनको फूल करना। औरतों को ये समझ में आया 10,000 हमारे खाते में आ गया, अब उससे हमारा जो है महीना चलेगा, उससे हमारा घर चलेगा। 2 भेड़ खरीद लिया, 1 सिलेंडर खरीद लिया, उस सिलेंडर को भरवा लिया, सब चीज कर लिया। लेकिन उन बेचारियों को ये नहीं पता है कि ये सिर्फ एक चुनाव की रणनीतियां हैं जी। चुनाव के बाद, इलेक्शंस के बाद वो 10,000 रुपए जब आने बंद हो जाएंगे और उनके बच्चों के हाथ में जब नौकरियां नहीं होंगी, एजुकेशन सिस्टम जीरो होंगी, तब वही औरतें अपना छाती पीट रही होंगी, जो आज दोनों हाथ से आशीर्वाद देने का काम हमारे प्रवक्ता साहब ने बताया कर रही हैं। ठीक है। आज वही प्रधानमंत्री सिंदूर बांटने का काम करते हैं, इतना शर्मनाक काम। ठीक है शौर्य जी, जवाब सुन लीजिए विवेक जी। प्रज्ञा जी, जब हमारी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता स्वास्थ्य की बात करती है तो उनको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे शासन में उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में हम मेडिकल कॉलेज खोलने पे काम कर रहे हैं। अधिकतर में खुल चुका, कुछ ही बचा रह गया है, वो भी निर्माण की प्रक्रिया में है। इनके शासनकाल में एक मेडिकल कॉलेज सैफई में खुला था, जिसमें कभी नेताजी ने इलाज नहीं कराया। नेताजी इलाज कराने कहाँ गए? वेदांता गए। और सुन लीजिए, उस सैफई में एक डॉक्टर साहब नकली पेस मेकर लगाने में गिरफ्तार हो गए, कितने लोगों को मार डाले। सब किससे पूरे हैं, सबके पास है। तो जब मूल्यांकन होगा तो ये सारी भी चीज़ें चर्चा में आएंगी। आज हम
अब उत्तर प्रदेश के आधार पे बिहार में भी हमने घोषणा की है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। यही उत्तर प्रदेश है। आपके शासन में कई मेडिकल कॉलेज थे, हमारे शासन में कई मेडिकल कॉलेज है। कितने जिलों में ऑक्सीजन प्लांट थे, आज कितने जिलों में ऑक्सीजन प्लांट है, सब तुलना जनता करती है। हमारी आपकी काफ़ी सबकी जनता जांचती है। आप सिंदूर पे अपमानित करने की बात कर रही। हमारी बहनों का सिंदूर उजला था, भारत सरकार ने उसका कड़ा प्रत्युत्तर दिया, पाकिस्तान को घुटने के बल लाया और आप करीब सिंदूर फेंक दिया, बेइज्जत किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी सुहागन महिला सिंदूर नहीं फेंक सकती। सिंदूर फेंकना ये सुहाग का अपमान होता है। आप ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं कि आपके यहाँ भाभी जी तो सिंदूर लगाती नहीं, तो आप सिंदूर पहली बात तो कि वजन क्या आप मालूम? पर्सनल टिप्पणी देना पर्सनल बंद नहीं करिए। है। ये पर्सनल टिप्पणी है, पर्सनल नहीं ये है। स्वीकार नहीं होगी। मैं मैंने आपके शादी लिए- चुनाव आपके लिए- मैंने आपके सिंदूर लिए- नहीं मैं लगाया आपके लिए नहीं कह है। रहा ये हूं। पर्सनल आप टिप्पणी मैं मत आपके लिए नहीं कह दीजिए। रहा हूं। भाभी आपके जी लिए नहीं सिंदूर कह रहा हूं। लगाती है, नहीं सिंदूर लगाती है, और सिंदूर फेंकने की जो आप मैं बात कर जा- रहे हैं, एक मिनट, इसी आई तरह- शुड इसी इंटरप्ट तरह से- दिस पर्सनल इसी स्टेटमेंट्स तरह आर से- नॉट अलाउड। इसी तरह से- ये आपकी विवेक जी, पर्सनल इसी तरह से चॉइस है। कौन जया- सिंदूर जया- लगाता है, कौन इसी सिंदूर तरह नहीं से- लगाता है। कि वो बता लगाती रहा कि हूं, नहीं, बता रहा हूं। ठीक है। इसी तो तरह ये से स्टेटमेंट तो गलत इसी कभी तरह मत की दीजिएगा। आपकी सांसद महोदय जी ने भी सिंदूर पर टिप्पणी की थी। तो जो सिंदूर के महत्व को समझता है वो ऐसे नरगल टिप्पणी नहीं करता। मेरा कहने का अर्थ ये था, जो नहीं पहली समझता वो इस तरह बात की जो आपको पता नहीं टिप्पणियां है, जो करता आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिलाएं रील बनाती हैं, डालती हैं, थोड़ा आप भी सर्च कर लीजिएगा। वीडियोस हैं कि लोगों ने, महिलाओं ने सिंदूर का बहिष्कार नहीं किया है। कोई गैर मर्द के हाथ से महिला सिंदूर लेकर के क्यों पहनेगी? वो अपने पति के पैसे से खरीद के पहनेगी सिंदूर। और सिंदूर लगाना, मैं भी विवाहित हूं, मैंने भी सिंदूर नहीं सिंदूर लगाया का है। ये आपका एक आदान-प्रदान- पर्सनल आइडेंटिटी है। तो ये सिंदूर भारतीय का जनता पार्टी और आदान-प्रदान भारतीय जनता महिलाएं पार्टी के खूब करती जितने हैं। नौजवान हैं, इन सिंदूर लोगों का का यही आदान काम है, प्रदान लोगों की महिलाओं में पर्सनल होता है। आइडेंटिटी आपको पे इसकी जानकारी टिप्पणी नहीं है। करना। नवरात्र की पूजा के दौरान महिलाएं सिंदूर ये आप मत बताइए, जिस भाभी जी को अभी आपने बोला है उनसे धार्मिक महिला आपके पार्टी में कोई नहीं होगी इस मौके पे। और नारी सशक्तिकरण की आप बात करते हैं, उस पर टिप्पणी भी मत करिए। अगर आपको अरे इसका बात क्यों? नहीं मालूम आपके है, प्रधानमंत्री अगर बात सिंदूर मालूम होता डालते तो आप हैं। लगाती, आप- अगर नहीं लगाती तो आपको बात तो नहीं मालूम है। फिर आप टिप्पणी आप करने टीका लगाए आप हैं, हमारी जो नहीं किसी लगाया है, वो साधारण सनातनी माताओं नहीं है। बहनों के सिंदूर आपने लगाने टीका पे लगाया, जो टिप्पणी नहीं कैसे कर लगाया, सकती वो है आप? सनातनी नहीं है। ये है भारतीय अगर जनता हमारी पार्टी की साधारण माता पाठशाला। बहना लगाती है तो आप उस पर टिप्पणी करने वाली कौन होती है? क्यों आज के डेट में किसकी क्या वेशभूषा होती है, ये टिप्पणी आप- करने वाले फिर आप भारतीय जनता टिप्पणी पार्टी मत कौन करिए। होती है? फिर अगर आप आज उसका जो प्रधानमंत्री आप अगर अपनी उसको बीवी धारण का नहीं सिंदूर करती तो नहीं उसकी बचा टिप्पणी पाया, मत सामने करिए। नहीं रख पाया, एक-एक करके जवाब आप दीजिए। उस भाई पहली बात हुई कि प्रज्ञा जी, सिंदूर बांटे मैं और कलावा आप धारण करता हूँ, ठीक है, मुझे शौर्य कलावे जी, का बात तो बात मालूम सुनिए है। पहले। अगर मैं कलावा धारण नहीं करता हूँ तो मुझे कलावे पर टिप्पणी करने कोई अधिकार नहीं है। अगर मैं तिलक नहीं लगाता, मैं शिखा नहीं रखता, तो मुझे शिखा वाले का अपमान करने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन जो सिंदूर अपनी बीवी का सिंदूर नहीं बचा सकता है, उसको दूसरे को सिंदूर बांटने का भी हक नहीं है। उनको पता है कब सिंदूर लगाना नहीं लगाना है, वो उनकी तो पर्सनल आप चॉइस टिप्पणी है। मत करिए। ठीक इनकी है, एक सांसद ने बिल्कुल भी टिप्पणी पार्लियामेंट में बोला करेंगे, था, वो उनकी बिल्कुल टिप्पणी तो करेंगे। जवाब भी पाएंगी। वो उनकी बिल्कुल गलती टिप्पणी है, करेंगे। वो उनकी गलती है। जो ठीक है। प्रधानमंत्री विवेक आज जी, अपनी बीवी को ये सिंदूर ये इधर यही उधर फटका कहते रहा है, प्रधानमंत्री उसको को आप दूसरों को लोग इस सिंदूर तरह बांटने से का भी अपमानित अधिकार करते ही नहीं करते है। शौर्य जी, आपको विवेक नहीं जी। मालूम कि एक ब्रह्मचर्य जीवन की मर्यादा क्या ठीक होती है, है, तो वैवाहिक शादी क्यों जीवन किया? की। ठीक है। शादी उन्होंने क्यों की? जाके जयप्रकाश एक औरत नारायण जी की- से एक पूछिए, औरत की महात्मा जिंदगी गांधी जी से लगाती है। पूछिए। जयप्रकाश नारायण जी ने नहीं सिंदूर बांटा अभी महिलाओं आपको को। नहीं मालूम है। ठीक है सुनील जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर बीएमसी चुनाव अगर अकेले लड़ती है सपा, कांग्रेस भी अकेले लड़ती है, नतीजे इसके उलट देखने को मिलेंगे, किसको फायदा होगा? देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ प्रज्ञा जी, जी समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय मुलायम जी से मेरा व्यक्तिगत रिश्ता भी रहा है, मैं उनका आज भी सम्मान करता हूँ। अब अखिलेश जी क्या करते हैं वो उनका आउटलुक है। कांग्रेस अगर नेताजी होते तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे साथ प्रवक्ता बैठी हुई है मेरी बहन, जी वो किसी और दल से कर थे, कांग्रेस से नहीं करते। अब वर्तमान परिस्थितियां जो राहुल जी और अखिलेश जी जान सकते हैं, कांग्रेस अगर पिछले चुनाव में सबक साथ न होती तो मेरा मानना इससे ज़्यादा सीटें निकलती, क्योंकि राहुल जी जिस तरह से वक्तव्य देते हैं, उनके वक्तव्य इतने भयानक होते हैं कि जनता न सुनना पसंद करती है और न उस पर अमल होती है। बिहार के चुनाव देख लीजिए, चाहे आप हरियाणा देख लीजिए, चाहे और चुनाव देख लीजिए, लेकिन अखिलेश जी का व्यक्तित्व राहुल जी के व्यक्तित्व से बहुत ऊपर है। मैं दावे साथ कह रहा हूं कि और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं,
ऐसा नहीं है कि वो उन्हें बहुत नॉलेज नहीं है या उत्तर प्रदेश जानकारी नहीं जी। है, लेकिन इस चुनाव में मेरा आकलन है, अगर अखिलेश जी चाहे यहाँ हो चाहे महाराष्ट्र में हो, अगर इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो कांग्रेस से ज्यादा सीटें और ज्यादा ठीक है। महत्व उनका रहेगा। मेरा ठीक है, एक सवाल सुनील सूर्या जी से है कि अभी आपने कहा कि SIR के लिए हमारे बूथ कार्यकर्ता BLO तक लगे हुए हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश, देखिए राजनीति किस करवट जाती है, ना आप कह सकती ना हम कह सकते, बहुत टाइम है अभी। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर वापस होती है तो क्या ये आरोप SIR का आप लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? ये मेरा सवाल आपसे है। धन्यवाद सर आपके सवाल के लिए। इस बात का जवाब मैं कुछ इस तरीके से एक छोटे से सवाल के साथ आपसे ही पूछना चाहूंगी कि सर ये बताइए, जितना कम टाइम लिमिट SIR के लिए दिया गया है, 4 तारीख से शुरू होकर 4 तारीख फाइनल डेट है, उत्तर प्रदेश की कितनी जनसंख्या है, हर एक गांव कस्बे की जितनी जनसंख्या है वो सबको भली भांति पता है। 4 तारीख से 4 दिसंबर तक का समय, सर क्या आपको ऐसा लगता है कि ये समय परिपूर्ण है SIR के लिए? देखिए 15 सेकंड में बात अपनी पूरी कीजिए सुनील जी। ये तो मैं मानता हूँ कि समय कम है, लेकिन धन्यवाद सर। आज जो परिस्थितियां हैं, टेक्नोलॉजी हमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उससे हम कर भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन समय जरूर मैं मानता हूँ कम है SIR के लिए। समय थोड़ा सा और अगर मिल जाता ज्यादा बढ़िया। लेकिन ये जो 65 बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाह रहा हूँ, 65 लाख जो विपक्ष कह रहा है वोट काटे गए, उनमें से 10,000 लोगों को लेके आप सड़क बैठा दीजिए कि मेरे वोट कटे हैं, तो कम जनता देख ले कि वोट काटे गए हैं। 16 लाख नए वोटर्स भी हैं सर। विवेक जी लास्ट 5 सेकंड है आपके पास, सुनील से जवाब दीजिए। देखिए प्रज्ञा जी, उत्तर प्रदेश में एक बूथ पे लमसम 1000 के करीब वोट रहता है जी। 1000 मतदाताओं तक संपर्क करना एक महीने में कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। फार्म बांटना, फिर फार्म भरवा के उनसे ले लेना है। सब लोग लगे हैं, सबको लगना भी चाहिए। ये लक्ष्य पूरा हो रहा है, इसके बाद फिर अभी नए मतदाताओं के लिए भी एक लक्ष्य आ जाएगा। ठीक है। तो सब कुछ हो रहा है। ठीक है। लेकिन है क्या कि अभी उन्होंने कहा ना कि उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता ने एक लाइन और कही है कि नाच तो हम पा नहीं रहे, तो कहते छत टेढ़ी है, फर्श टेढ़ी है, दीवार टेढ़ी है, तो नाच नाम है आंगन टेढ़ा वाला जो विपक्ष लाइन लेके आता है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, हम अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। आपको बता दें कि चुनावी समय में एक साथ सब कुछ नजर आएंगे, आगे किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंचेगा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि अबू आजमी का कांग्रेस पर तंज, उन्होंने कहा है कि BMC चुनाव जो है सपा के लिए लड़ेगी। अगर एक खटपट इसी तरह बढ़ी तो 2027 में यूपी में सपा कांग्रेस जुगलबंदी बरकरार रहना मुश्किल हो सकता है। आपको बता दें कि सवाल कई सारे इंडिया गठबंधन के वजूद पर जो है सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए प्राइम डिबेट में इतना ही, देखते रहिए।